यह कहानी है फेंकी, जो कि एक मॉडर्न लड़का है जो लगातार 90 घंटे तक एक इमोर्टल कल्टीवेटर सिमुलेटर गेम खेल के उस दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट हो जाता है। इस दुनिया में इमोर्टल्स, डीमंस और पावरफुल कल्टीवेटर्स है। ई फेंग को यहाँ पर एक सिस्टम भी मिलता है जो कि जरा सा अलग ही है। हालांकि सिस्टम फेंग को बताता है कि भाई उसके पास कोई भी स्पिरिचुअल रूट्स नहीं है, यानी फेंग कल्टीवेशन नहीं कर सकता। वैसे फेंग भले ही कोई कल्टीवेशन नहीं कर सकता, लेकिन वो यहाँ पर सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, पर उसे खुद ये बात पता नहीं होती, क्योंकि अब फेंग कल्टीवेशन नहीं कर सकता। इसलिए सिस्टम फेंग को एक मार्शल आर्ट, जिम, बॉक्सिंग, स्वॉर्ड्समैनशिप और रोजमर्रा की स्किल्स देता है, जैसे कुकिंग, फाइटिंग और ब्लैक स्मिथिंग। हालांकि जाते समय सिस्टम कहता है कि फेंग को यह सब लोन में मिला है, तो उसे सब कुछ रीपे भी करना है। खैर, अपने नसीब को अपना के आगे 5 साल फेंग ने उधर जिम में छोटा सा अपना एक मार्शल आर्ट सेंटर बना डाला। वैसे जो जगह है जहाँ पर फेंग रहता है वो जिंगपेंग सिटी के आउटसाइड वाले इलाके में है। आगे हम देखते हैं कि फेंग यहाँ पर कुछ आर्ट बनाता है, ब्लैक स्मिथिंग करता है, और पूरे 5 सालों में उसका बस एक ही डिसाइपल होता है। इसका नाम क्विंग है। क्विंग फेंग से कह रहा होता है कि मास्टर, खाने के लाले पड़ गए हैं, खाने के लिए कुछ भी नहीं है मास्टर। अरे यार, ये फिर से हो गया क्या? क्विंग का ध्यान किसी और चीजों पे लगाने के लिए फेंग उसे कहने लगता है कि कल वो उसे एक ऐसी स्किल सिखाने वाला है जो उसे एक अलग ही लेवल का बंदा बना देगा। ये सुनने के बाद क्वीन भाई बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद हमें फेंग को मार्शल आर्ट सेंटर के बाहर के रास्ते पे अपनी बनाई हुई बुक्स बेचता हुआ दिखाया जाता है। हालांकि बेचता हुआ कहना ये सही नहीं होगा, क्योंकि ये नल्ला तो यहाँ पर सो रहा होता है। तभी एक लड़की यहाँ से जा रही होती है। उसे फेंग के बुक में थोड़ा सा इंटरेस्ट आ जाता है, क्योंकि ये जो बुक्स होती है वो उसने कभी पहले देखी नहीं है। लड़की अपनी बड़ी बहन से कह रही होती है कि वो एक बुक ले लेते हैं, लेकिन बड़ी बहन कह रही होती है कि ऐसे फालतू चीजों पे टाइम वेस्ट मत करो। तभी फेंग की नींद खुल जाती है। ओह लिटिल परी, मैं देख पा रहा हूँ कि तुम्हारी ये बोन्स का स्ट्रक्चर बहुत ही लाजवाब है। तुम्हारे पास एक ग्रेट टैलेंट है। 10,000 सालों में जो एक बार प्रोडिजी जन्म लेती है ना, वही हो तुम। सच में? छोटी परी, ये सारे सीक्रेट मैनुअल है। एक बुक 10 सिल्वर का है, ये तुम्हें बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। यकीनन फेंग यहाँ पर सब कुछ फेंक रहा होता है। वैसे सारे मैनुअल्स फेंग नहीं बनाए होते हैं, और वो इसे फेक तरीके से बेच के थोड़ा बहुत पैसा कमाना चाहता है, लेकिन उसे खुद ही नहीं पता है कि उसने ये जो बनाया है वो बहुत ही ज्यादा ओवर पावर मैनुअल्स है। खैर, फेंग की बातें सुनने के बाद इस लड़की को मैनुअल्स लेने का बहुत ही ज्यादा मन हो जाता है, लेकिन बड़ी बहन लैंगजुए उसे उठा लेती है और उसे कहने लगती है कि एक मॉर्टल से बुक लेने से उसे कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। कल्टीवेटर्स को हमेशा कंप्यूटर या अपग्रेड के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बुक तो पढ़ने के लिए होती है। तुम्हारे जैसे ट्रैश से नॉलेज भी क्या मिलने वाला है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोन स्ट्रक्चर। हाँ, तुम सबसे यही कहते होंगे। ओए, मुझ पर ऐसे झूठे आरोप मत लगाओ। तभी छोटी लड़की कहने लगती है कि उसे बुक चाहिए, मतलब चाहिए। हम देखते हैं कि भाई वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है। अरे मेरे बाप रे, इसका बोन स्ट्रक्चर सच में कमाल का ही है क्या? खैर, लैंगजे एक सिल्वर का सिक्का देके एक बुक को ले लेती है। ओए, मेरी बुक 10 सिल्वर की है। अरे कम से कम तू तो मत जा मेरे भाई। ये दोनों अपने सेक्ट में जा रही होती है। हालांकि लैंगजे थोड़ी सी निराश थी, क्योंकि वो अपने मास्टर की कोई हेल्प नहीं कर पा रही है। काफी सालों से वो कल्टीवेशन के मार्शल पीक पे है, लेकिन फिर भी स्पिरिचुअल एनर्जी को जमा करके वो खुद का मार्शल स्पिरिट नहीं बना पा रही है। एक्चुअली उस बंदे ने जो कहा वो सच है। सारा दिन बस अपग्रेड होने पर ध्यान देना। इससे शायद मैं भूल गई हूँ कि मेरा एक्चुअल इंटेंशन डाओ था। दीदी, ये बुक तो कमाल की है, आपको भी इसे पढ़ना चाहिए। लैंगजियो को वैसे कोई इंटरेस्ट था नहीं, लेकिन फेंग ने जो कहा उसे वो थोड़ा सच लगा था, इसके लिए वो बुक को पढ़ने लगती है। हम देखते कि इस बुक में तो सिर्फ आर्ट्स ही होते हैं, लेकिन तभी अचानक से ही बुक से हद से ज्यादा डाओ रिदम आने लगता है। लैंगजियो देखते हैं कि ये तो मार्शल आर्ट का प्योरेस्ट ट्रू इंटेंट है। बस बुक को देखते ही लैंगजियो वो डाओ हासिल कर लेती है जो वो कब से करना चाहती थी। इसके बाद हमें किंगशान सेक्ट में दिखाया जाता है, जहाँ पर लैंगजियो रहती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि 3 दिन बाद इस सेक्ट के मास्टर का एक डिमोनिक सेक्ट के मास्टर के साथ बैटल होने वाला है, और उसी के लिए इस सेक्ट का मास्टर किंगशान कल्टीवेशन भी कर रहा है। मुझे ब्रेक थ्रू करना ही होगा। अगर मैं मार्शल किंग में एडवांस नहीं हो पाया तो किंगशान सेक्ट खत्म हो जाएगा। हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर किंगशान सेक्ट वाले एक डीमन वुल्फ को हराने के लिए आए होते हैं। इन्होंने डीमन वुल्फ को काफी हद तक इंजर्ड भी कर दिया था, लेकिन तभी किंगशान आके अपने डिसाइपल से कहते हैं कि वो हट जाए। फाइनल ब्लो वो देंगे ताकि फुल क्रेडिट किंगशान को मिल जाए। बहुत नीचा आदमी। खैर, किंगशान आके वुल्फ पर स्ट्राइक मारता है, लेकिन तभी वुल्फ के अंदर से उसे लेवल 7 का बीस्ट कोर दिखता है। पर तभी यहाँ पर जुआंगसू सेक्ट का लीडर निंग जुआन आके उस लेवल 7 के बीस्ट कोर को ले लेता है। अबे लेवल 7 का बीस्ट कोर मेरा हुआ। निंग जुआंगू, तुम यहाँ पर? मेरा सेक्ट डीमन वुल्फ से कई महीनों से लड़ रहा है, कितने तो इंजर्ड हो गए। बीस्ट कोर को ऐसे चोरी से ले जाने के बारे में सोचना भी मत। किंगशान जुआंगू पे अटैक करता है, लेकिन वो बहुत ही आसानी से उसे डॉज कर लेता है, और किंगशान से कहता है कि अब
अभी भी वो ऐसे ओल्ड ट्रिक का यूज कर रहा है। हाँ, अभी तुमने प्रोफाउंड मैनिफेस्टेशन का यूज किया, इसका मतलब तुम ऑलरेडी मार्शल किंग रियल को कल्टीवेट कर चुके हो। जुआन वो किंगशान पे अटैक करता है और कहता है कि आज वो यहाँ पर किंगशान को बताने के लिए आया है कि आज से 7 दिन बाद उनके बीच में वॉर होने वाला है और किंगशान को हरा के जुआन किंगशान सेक्ट को नाशा कॉन्टिनेंट से वाइप कर देगा। हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है। मैं क्या करूँ, मैं निंग जुआंग को कैसे हरा हूँ, वो मार्शल किंग है, मेरा से पूरा एक रेल ऊपर, क्या मुझे खुद को मार देना चाहिए। हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पर लैंगजुए अपने मास्टर के पास आई होती है। वो बताती है कि उसे एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट बात बतानी है। लैंगजुए, मैंने कहा था ना कि 3 दिन तक मैं मेडिटेशन करने वाला हूँ, कोई भी मुझे डिस्टर्ब ना करे। लैंगजुए फेंग की बुक को देती है और बताती है कि माउंटेन के नीचे उसे एक जबरदस्त बुक मिली है। मास्टर, आप एक बार इसे देख लीजिए। तुम हालात को समझ नहीं पा रहे हो क्या? तुम सेक्ट वार से ज्यादा अभी बुक को पढ़ना जरूरी समझती हो। मास्टर, आप बस एक बार देख लो, अगर इससे आपको कुछ फायदा नहीं हुआ तो मैं पनिशमेंट के लिए तैयार हूँ। लैंगजुए कई बार मास्टर को इसे पढ़ने की रिक्वेस्ट करती है लेकिन वो मानते ही नहीं। आखिर में इस बुक को पढ़ने के बाद उसे जो कल्टीवेशन मिला है, लैंगजुए वो मास्टर को दिखाती है। लैंगजुए यहाँ पर जुएनजाई आइस प्रिंसेस को समन करती है। लैंगजुए, तुम कब मार्शल स्पिरिट रेम को कल्टीवेट हुई? इस बुक को पढ़ने के बाद मास्टर, आप इसे तुरंत पढ़िए। किंगशान इसे पढ़ने लगता है और बुक फोर्सफुली किंगशान के कॉन्शियस वर्ड को ओपन करता है, जहाँ पर अंदर वो इस जीने का पहला काफी ज्यादा मार खाता है। हालांकि ये प्योर मार्शल आर्ट होता है जो कि किंगशान के बंधे हुए स्पोर को ओपन करता है। उसके बाद उसके बॉडी में प्योरेस्ट स्पिरिचुअल पावर जाती है और किंगशान अगले मार्शल किंग रियल में कल्टीवेट हो जाता है। सभी लोग किंगशान का ये ऑरा देख पा रहे होते हैं और सब लोग खुश हो जाते हैं कि अब उनके मास्टर अगले रियल में कल्टीवेट हो गए हैं तो सेक्ट वार में वो जीत सकते हैं। हमें इधर स्ट्रीट में दिखाया जाता है जहाँ पर आज मिले हुए सिल्वर कॉइन से फेंग ने यहाँ पर भाई कुछ ढंग का खाना खरीदा होता है, जिसे देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। अगर फिर से मेरी बुक्स बिकती है तो ये खाना और नसीब होगा। चलो पहले इसे अच्छे से जरा पकाया जाए। इधर एक स्ट्रीट में एक कुत्ते का पिल्ला किसी दुकान से चिकन चुरा के भाग रहा होता है। हालांकि हमें पता चलता है कि ये कोई कुत्ता नहीं है बल्कि एक वुल्फ है, जिसे पता नहीं कोई तो भयंकर क्राइम क्या होता है जिस वजह से उसके ट्राइब हेवन डिवोरिंग वुल्फ ने इसको निकाला फेंक दिया होता है। साथ ही उसका कल्टीवेशन भी लॉक कर दिया है। खैर यहाँ पर भागते हुए वुल्फ को सामने फेंग दिखता है और उसे घमंड आ जाता है कि एक मॉर्टल उसके रास्ते में कैसे आ सकता है। वुल्फ को लग रहा होता है कि भले उसकी पावर कम है लेकिन वो फेंग को तो कुचल के आगे बढ़ेगा ही, लेकिन फेंग उसे पकड़ लेता है। अरे जियांगपिंग सिटी में स्टूपिड से डॉग्स कब से आने लगे हैं? एक नला सा मॉर्टल मुझ पे हंस रहा है, छोड़ूंगा नहीं। अब वैसे फेंग यहाँ पर इसकी बात नहीं सुन सकता। गुस्से में आके वुल्फ यहाँ पर अपने इंडिगो स्लैश का यूज करता है लेकिन कुछ और ही हो जाता है। अरे मेरे बाप रे, मेरी डिमोनिक पावर वैनिश हो चुकी है। हम देखते कि वुल्फ के अटैक की वजह से फेंग का यहाँ पर खाना बर्बाद हो जाता है। वुल्फ यहाँ पर हद से ज्यादा पैनिक हो जाता है। फेंग को भी यकीनन अभी इस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो उसे कहता है कि मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया। ये सुनने के बाद वुल्फ भाई यहाँ पर बेहोश हो जाता है। यह सेट में किंगशान लैंगजुए से कहते हैं कि वो तुरंत माउंटेन के नीचे जाके उस बंदे से मिलने वाले हैं। पर मास्टर, जुआंगसू सेक्ट के साथ बैटल कुछ ही दिनों में होने वाला है। अभी अभी आप मार्शल किंग रियल में कल्टीवेट हुए हैं, आप अपने रियल को स्टेबलाइज नहीं करने वाले। जुआंगू को हराने के लिए बस मार्शल किंग रियल तक रीच होना इतना काफी नहीं होगा। इसके बाद हमें फेंग को दिखाया जाता है जो कि वुल्फ को लेके अपने घर निकल रहा होता है। वुल्फ को होश आ जाता है और उसे फिर से घमंड आने लगता है कि एक मॉर्टल उसे ऐसे बांध के कैसे रख सकता है। वुल्फ इधर से छूट के फेंग पर अटैक करता है लेकिन इससे कुछ भी नहीं होता। अरे यार, ये कुत्ता नीचे कैसे गिर गया? इसको बास्केट में डाल देता हूँ। हालांकि बास्केट में डाल के चलते हुए किचन नाइफ वुल्फ गिर जाता है जिससे उसकी जान निकल जाती है। फेंग ने इस किचन नाइफ को बनाया होता है, उसके लिए ये मामूली सा किचन नाइफ है लेकिन वुल्फ देख पा रहा होता है कि ये तो एक मैजिकल आर्टिफैक्ट है। खैर हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पर दोनों फेंग के मार्शल आर्ट में आते हैं। यहाँ पर मार्शल आर्ट का बोर्ड इन दोनों को स्कैन कर लेता है और इसको उनके सारी इन्फॉर्मेशन भी पता है। बोर्ड ने इसलिए स्कैन किया है ताकि वो देख सके कि कौन अच्छा है और कौन इविल। वैसे किंगशान को यहाँ पर महसूस हुआ था कि बोर्ड उसे देख रहा है, हालांकि वो उसे अपनी इमेजिनेशन समझता है। हेलो सर, किंगशान सेक्ट के लीडर लोग आपसे मिलने के लिए आए हैं। अरे चुप रहो, उनके जैसा महान व्यक्ति यहाँ पर इधर रह रहा है, इसका कोई कारण हो सकता है। हम मॉर्टल को अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी चाहिए। देखो मैं उनको बुलाता हूँ। माफ करना बॉस, आप घर पर है? सर कोई है? हेलो बड़े भैया, मुझे आपके साथ फ्री फायर।
खैर इनको देखने को मिलता है कि फेंग यहाँ पर नहीं है, लेकिन सामने से इनको एक लड़के की आवाज आ रही थी जो कि यकीनन कोई और नहीं बल्कि क्वीन होता है। ये दोनों उधर की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन तभी फेंग ने बनाई हुई आर्ट से बाहर आके अपना परफॉर्मेंस करने लगती है, जिनको देखने के बाद ये दोनों यहाँ पर दंग रह जाते हैं क्योंकि ये हाईएस्ट लेवल का डाओ आर्ट है। ये दोनों उनको कोई भी दिक्कत ना हो इसलिए चुपके से नीचे से जा रही होती है, लेकिन आर्ट्स को पता चल गया होता है कि किंगशान और लांगजुए उनको देख सकते हैं और उनके लिए बहुत ही अच्छा था क्योंकि वो किसी को अपना परफॉर्मेंस दिखाना ही चाहते थे। सभी मिलके लांगजुए और किंगशान को अपना परफॉर्मेंस दिखाते हैं, जिसको देख के दोनों दंग रह जाते हैं। परफॉर्मेंस के एंड में किंगशान का की डेविएशन होने लगता है, मतलब फोर्सफुली वो अगले रेल में कल्टीवेट होने ही लगता है, लेकिन क्वीन आके उस पर पानी डाल देता है और किंगशान को बचा लेता है क्योंकि ऐसे कल्टीवेट होने से बहुत सारे डिसएडवांटेज भी होते हैं। क्वीन इससे माफी मांगने लगता है, वो उसे कहता है कि उन्होंने उसे देखा ही नहीं। किंगशान यहाँ पर क्वीन का बहुत ही शुक्रिया करता है, वो उसे इमोर्टल बॉय समझ रहा था। क्या आप लोग मेरे मास्टर को देखने के लिए आए हैं? हाँ, और तुम? मैं मेरे मास्टर का इकलौता डायरेक्ट डिसाइपल हूँ और अकेले स्टाफ जो कि यहाँ पर सफाई करता है। ओनली डायरेक्ट डिसाइपल? हाँ, मुझे यहाँ पर क्लीनिंग करनी होगी वरना मास्टर आके मुझे बहुत डांटेंगे। आइए आप यहाँ पर मास्टर के आने तक वेट कीजिए। लेकिन किंगशान क्वीन के इस क्लीनिंग को एक महान ट्रेनिंग समझ बैठता है जो कि मन को शांत करती है। हम देखते हैं कि दोनों यहाँ पर आके क्लीनिंग करने लगते हैं। इसके बाद हमें रात में दिखाया जाता है जहाँ पर सबसे पहले लांगजुए फेंग को उसके बुक के बाकी के बचे हुए पैसे देती है, जिससे फेंग भाई बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो इनको आज डिनर करने के लिए यहीं पर रुकने को कहता है। तभी इन दोनों को बास्केट से बहुत ही ज्यादा डिमोनिक ऑरा आते हुए दिख रहा होता है। फेंग इनसे कहता है कि वो आराम से बैठे, वो अभी जाके खाना बना के आता है, लेकिन दोनों कहते हैं कि वो भी हेल्प करेंगे। फेंग कहता है कि ठीक है। किचन में आने के बाद फेंग कुछ चॉप कर रहा होता है, दोनों चुपके से उसे देख रहे थे और उनको फेंग की चॉपिंग भी बड़ी डिवाइन लग रही थी। और यहाँ पर फेंग को लग रहा होता है कि उन दोनों को बहुत ही तगड़ी भूख लगी है, इसलिए वो और वेजिस लाने का सोचता है। दरवाजे के बाजू में एक छोटा सा टेबल है, अगर आप लोगों को बहुत ही ज्यादा भूख लगी है तो रेडिश खा लो। ये दोनों अंदर आ जाते हैं जहाँ पर लांगजुए सबसे पहले कैबेज को खाती है और उसे ऐसा महसूस होने लगता है कि वो तो हेवन में ही आ गई है। उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही बढ़ रही होती है। किंगशान ने भी एक स्लाइस खा लिया था, उसे भी सेम लांगजुए की तरह ही फील हो रहा था। लेकिन तभी वुल्फ बास्केट से बाहर आता है। वुल्फ को देखने के बाद किंगशान समझ जाता है कि ये तो हेवन डिवोरिंग डीमन वुल्फ है। दोनों डर के मारे तुरंत बाहर आ जाते हैं और फैंग को जरा केयरफुल रहने को कहते हैं, लेकिन फैंग को देखते ही वुल्फ भीगी बिल्ली बन के चुपचाप अंदर चला जाता है। ये देखने के बाद ये दोनों बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। मास्टर, अगर हम डीमन वुल्फ को खाते हैं तो डीमन वुल्फ क्लान इस चीज को ऐसे नजरअंदाज नहीं करेगा। मुझे डर है कि वो जिंदगी भर हमारा पीछा करेंगे। हाँ, तुम कह तो सही रही हो, वो लोग ऑलरेडी मार्शल सेज रेल्म के भी बियॉन्ड के हैं। भगवान, आखिर हम क्या करें? फैंग यहाँ पर वुल्फ को काटने की तैयारी कर रहा होता है, तभी क्वीन यहाँ पर आता है और उसे ये वुल्फ बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। वाह मास्टर, ये कितना ज्यादा प्यारा डॉग है। प्लीज मास्टर, क्या हम इसे नहीं खा सकते? पर मैंने मेहमानों को ऑलरेडी कहा है मिस्टर, हमें उसे खाने की कोई भी जरूरत नहीं है, वैसे भी हम भूखे नहीं हैं। ये दोनों यहाँ पर ऐसे देख रहे होते हैं तो फैंग भी कहता है कि कोई ना, वो इसे नहीं खाएगा। फैंग डॉगी से कहता है कि वो जरा भूखे। वुल्फ की अकड़ फिर से आ जाती है, लेकिन उसे याद आता है कि भाई जिंदा रहने के लिए भूखना कुछ गलत नहीं होगा। सच में वो मिस्टर यू का पर्सनल डिसेबल होने का वर्दी है, क्या ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज है। मास्टर, आपने कुछ नोटिस किया? मिस्टर यू के डिसेबल के पास कल्टीवेशन के लिए कोई भी टैलेंट नहीं है। लेकिन अगर वो कोई नॉर्मल पर्सन होता तो मिस्टर यू ने उसे अपना डिसेबल क्यों बनाया? वैसे ये मार्शल आर्ट भी हर जगह से अजीब है। वो स्क्रॉल मार्शल इंटेंट से भरे हुए है, रेडिश के स्लाइस इमॉर्टल हर्ब जैसे है। डिसेबल जिसके पास कोई भी कल्टीवेशन के लिए टैलेंट नहीं है, लेकिन वो डीमन वुल्फ से जरा सा भी नहीं डरा। और मिस्टर यू के हाथ में जो किचन नाइफ है, दिखने में वो तो नॉर्मल लग रहा है, लेकिन वो 7 कलर होली लाइट से इमिट हो रहा है। हाँ, 7 कलर होली लाइट, इसका मतलब वो वो एक होली टियर डिवाइन वेपन है। अगर मिस्टर यू उसे उधार में हमें देते हैं तो जुआंगफू के खिलाफ फाइट करना आसान हो जाएगा। ये सुनते लैंग्स यहाँ पर फेंग के पास आके उसे रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि क्या वो नाइफ को उनको उधार में देंगे। किंगशान तुरंत यहाँ पर आता है, ये सोच के कि लैंग्स की इस हरकत से फेंग को कहीं गुस्सा न आया हो। मिस्टर यू, आप गलत मत समझिए। ये लो, मैं सोच रहा था कि तुम दोनों चुपके से मेरी चॉपिंग को क्यों देख रहे थे, तो तुम्हें ये नाइफ चाहिए था। हाँ, किंगशान इसके लिए फेंग का बहुत ही शुक्रिया करता है। वो फेंग से वादा भी करता है कि इससे हेल्प के बदले वो किंगशान को कुछ ना कुछ जरूर देगा। आगे फेंग कहता है कि चलो अभी वो खाना खा लेते हैं, लेकिन किंगशान बताता है कि उसके लिए ये नाइफ ही बहुत ही बड़ी बात है, वो अभी फेंग के साथ खाना नहीं खा सकते। हम देखते हैं कि वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं। सेक्ट में आने के बाद लैंग्स अनाउंस करती है कि सेक्ट के सारे डिसेबल ब्लेड टेस्टिंग स्टोन के पास आए। सेक्ट मास्टर आज एक नए डिवाइन वेपन को टेस्ट करने वाले हैं। सभी 2 दिन बाद हमारा जुआनू के साथ ग्रेट बैटल होने वाला है। 10 साल पहले हमने एक शर्त लगाई थी। पहली, क्योंकि किंगशान सेक्ट जुआनू के लगातार आतंक से निपटते हुए थक चुका था,
दूसरी बस ऐसी हो गई थी। मैंने बेट लगाई थी कि आने वाले 10 सालों में मैं मार्शल किंग रेल्म को रीच करूंगा और सेक्ट वॉर में जीतूंगा। वैसे तो मैं मार्शल किंग रेल्म में रीच कर चुका हूँ, लेकिन समय अब बहुत ही कम बचा है। निंग जुआंग से अभी डील करना डिजास्टर होगा ही होगा। भैया आप ऐसी बात कैसे कर सकते हैं? यूनर, मुझे अपनी बात खत्म करने दो। लैंगज़ो के साथ आज मैं माउंटेन के नीचे गया था, जहाँ पर मुझे एक सीनियर एक्सपर्ट मिले। उन्होंने मुझे अपना डिवाइन वेपन दिया है। मतलब हमारे पास जीतने के अभी भी चांसेस हैं? हाँ, एक होप मिली तो है, लेकिन वो डिवाइन वेपन मेरे हाथों में अपनी ट्रू पावर दिखाता है कि नहीं ये मुझे पता नहीं है। लेकिन भले ही मैं हारता हूँ या जीतता हूँ, मेरे बैटल के बाद सेक्ट का फ्लेम पर्ल उस एक्सपर्ट सीनियर को दे देना। क्या फ्लेम पर्ल? मास्टर, वो किंशान सेक्ट का अल्टीमेट ट्रेजर है, आप फिर से सोचिए। अल्टीमेट ट्रेजर? हाँ, अगर मैं हारता हूँ तो किंशान सेक्ट इस दुनिया में रहेगा कि नहीं ये भी नहीं बता सकता। सभी बात की गहराई को समझ जाते हैं। किंशान आगे नाइफ से स्टोन पर अटैक करता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। इसके बाद वो कई बार फिर से अटैक करता है, लेकिन फिर से कुछ भी नहीं होता। भगवान, क्या मैंने इसे गलत समझ लिया? अब सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इस टेस्टिंग स्टोन के तो पूरे के पूरे टुकड़े हो जाते हैं। बड़े भाई, आखिर ये किस प्रकार का ट्रेजर है जिसकी टेस्टिंग से पूरा का पूरा स्टोन ही टूट गया? ऐसे सीक्रेट रिवील नहीं होने चाहिए। इसके बाद हमें इनको दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि फैंग ने कई सारे टेलीस्कोप बनाए होते हैं। क्वीन पूछता है कि उन्होंने ये क्यों बनाई है। फैंग बताता है कि क्या उसने सुना नहीं है कि परसों दो मार्शल किंग के बीच में डुएल होने वाला है, बिजनेस के लिए उसने इनको बनाया है। तभी इनके ऊपर से कुछ जाने लगता है, जो कि कोई और नहीं वही पत्थर होता है जिनको किशान ने अभी अभी तोड़ा था। ये लोग इसे शूटिंग स्टार समझ बैठते हैं और विश मांगने लगते हैं कि इनको रोज भर भर के खाना मिले और अंधा पैसा मिले। इसके बाद हमें सीधा 2 दिन बाद दिखाया जाता है। आज सेक्ट का बैटल है, इसलिए सिटी से सभी लोगों को इवैक्यूएट कर दिया होता है, क्योंकि जब भी सेक्ट के बीच में कभी बैटल होता है बेचारे इनोसेंट लोग सफर करते हैं। फेंग भाई यहाँ पर एक ऊंची जगह पर आता है, जहाँ से बैटल एकदम मस्त से दिखेगा और ये जगह बिल्कुल सेफ भी है। भाई और बहनों, यहाँ पर आ जाओ और सेक्ट वॉर देखो। यहाँ से एक्सीलेंट व्यू आएगा और सेफ्टी की भी गारंटी है। इतनी दूर से भला आखिर क्या ही दिखेगा? उसके लिए ही तो आज मैंने एक प्रोडक्ट का इंतजाम किया है। ये देखिए, एटेक स्कोप। फेंग बताता है ये स्कोप से सबको दूर का सब कुछ क्लियरली दिखेगा। ये सुनते ही सभी लोग इसे लेने के लिए तुरंत आगे आने लगते हैं। यहाँ पर सेक्ट की फाइट शुरू हो जाती है। निशान, तुम आ गए? हाँ, मुझे लगा था कि डर के मारे भागे जाओगे। आज के बैटल के बाद किंशान सेक्ट इस दुनिया से गायब होने वाला है। मूर्ख, कौन जीतेगा या कौन मरेगा ये तुम्हारे सोचने से डिसाइड नहीं होने वाला। किंशान अटैक कर देता है, ये दोनों भिड़ जाते हैं। हालांकि जुआनू किंशान के सारे अटैक को डॉज और ब्लॉक कर रहा होता है। दोनों का स्पिरिचुअल प्रेशर भिड़ जाता है। जुआनसू को पता चल जाता है कि किंशान भी मार्शल किंग रेल्म को ब्रेक थ्रू कर चुका है, लेकिन जुआंगू से वो अभी भी काफी पीछे था। जुआंगू किंशान के हाथ को पकड़ के पीछे करता है और इसके बाद उसे एक पंच जड़ देता है। तभी किंशान को पता चलता है कि जुआनू लेवल 3 के मार्शल किंग रेल्म में है। मैं 20 साल पहले ही मार्शल किंग रेल्म में पहुंच गया था। किंशान, शुरू से ही तुम मुझसे हारने वाले थे। तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। अरे मैंने कहा बेवकूफ बनाया, तुम तो हो ही बेवकूफ। जुआनू तेजी से आके किंशान को पंच करता है। किंशान उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रोक नहीं पाता। जुआनू फिर से बहुत तेजी से आके किंशान को पंच जड़ देता है। इसके बाद वो अपने 2 क्लोन बना के किंशान को बहुत सारे पंचेस मारता है और आखिर में उसे नीचे पटक देता है। किंशान समझ जाता है कि उन दोनों में अलग ही लेवल का डिफरेंस है। किंशान यहाँ पर फेंग ने दिए हुए वेपन का यूज करने का सोचता है। यहाँ पर ये लोग बैटल का मजा ले रहे होते हैं। एक बंदा आके कहता है कि भाई उसे भी स्कोप चाहिए। फेंग कहता है कि हाँ क्यों नहीं, लेकिन प्राइस अब 3 गुना ज्यादा हो गई है। वह बहुत नीच आदमी। हमें फिर से इधर दिखाया जाता है। हमारी स्ट्रेंथ में बहुत ही बड़ा गैप है। अगर मैंने मास्टर ई के बुक्स को पढ़ के मार्शल किंग रेल्म तक एडवांस नहीं किया होता तो शायद से मैं जुआंगू के एक भी हिट को झेल नहीं पाता और कब काम मर चुका होता। लेकिन फिर भी मेरे पास अभी भी ट्रम्प कार्ड बचा हुआ है। मुझे चुपके से उस पर अटैक करना होगा। मुझ पे स्नेक अटैक करने का सोच रहे हो? हाँ, चलो अब अपने फाइनल ट्रम्प कार्ड को दिखाओ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास एक नया डिवाइन वेपन है। तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे पास डिवाइन वेपन है? इसका बस एक ही मतलब बनता है कि हमारे सेक्ट में कोई गद्दार है। तब यहाँ पर किंशान सेक्ट का एक बंदा आता है, जिसे पता होता है कि परसों लैंगज़ुए और किंशान माउंटेन के नीचे किसी से मिलने के लिए गए थे। तुम्हें लगा कि तुम्हारा स्नेक अटैक कामयाब होगा? आज 1 घंटा मेरा। हम देखते कि जुआनू टॉम फॉरबिडन एरिया से अपना ट्रम्प कार्ड जुआनू सेट का फॉरबिडन डिवाइन वेपन निकालता है। इसका नाम सोल डिवोरिंग सॉर्ड है। ये एक डिमोनिक डिवाइन वेपन है जो कि जुआनू सेट के पास के मेंबर ने फॉरबिडन किया था। कहा जाता
चाहता है कि जब वो वेपन अपीयर होता है तो 10,000 माइल के एरिया में जितने भी लिविंग सोल है ये सॉर्ड उनको कंज्यूम कर लेती है। अभी तक इस सॉर्ड ने 1 मिलियन से भी ज्यादा सोल को निगल लिया हुआ है। यहाँ तक जो इसे विल्ड करता है उसका भी 10 साल का लाइफ स्पैन कम हो जाता है। तुम्हारे सामने अभी हमारे सेट का अल्टीमेट ट्रेजर है, अब इससे बच के दिखाओ। नहीं जुआनो, मेरा ये डिवाइन वेपन तुम्हारे डिवाइन सॉर्ड को तोड़ देगा। सबके सब यहाँ पर एक किचन नाइफ को देख के हद से ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जोंगसू सेट वाले किंशान पे हंसने लगते हैं कि वो एक नाइफ को लेके आया है। अरे बाप रे, मैं तो बोले क्या कि सोल डिवाइनिंग सॉर्ड के डिमोनिक ऑरा से कोई भी वेपन सप्रेस हो जाता है। अब मैं क्या करूं? भगवान। जुआनो डिमोनिक सॉर्ड से जमीन पर अटैक करता है और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है और इस वजह से इधर काफी स्मोक भी हो जाता है और इनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता। ये सब फेंग से रिफंड मांगने लगते हैं, लेकिन फेंग कहता है कि वो बस रिपेयर करते हैं, रिफंड की तो कोई पॉलिसी ही नहीं है। अरे ये तो नाइंसाफी है ना, मुझसे तो 10 गुना ज्यादा प्राइस लिया गया है। अरे शांत हो जाओ जरा, मैं देखता हूँ कि क्या सीन हुआ है। फेंग सामने देखने लगता है, यकीनन स्मोक की वजह से उसे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता। यहाँ पर डिमोनिक सॉर्ड की सोल किंगशान के पीछे लग जाती है। वो उनसे बचने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करता है पर सोल उसे हिट मार ही देती है। किंगशान जोर से एक पत्थर पर टकरा जाता है। मेरी सोल डिवोरिंग सॉर्ड तुम्हारे सोल को खाने के लिए तड़प रही है। अब मैं क्या करूं, मैं मरने वाला हूँ। तभी पहाड़ से फेंग किंगशान से कहता है कि वो उठ जाए, वो हार कैसे मान सकता है। वैसे फेंग को कद्दू कुछ पता नहीं है कि सामने वो किंगशान ही लड़ रहा है। वो तो बस ये चाहता है कि बैटल और चले और उसे और बंदे मिले जिससे उसके स्कोप और बिकेंगे। इसलिए फेंग किंगशान को मोटिवेट कर रहा होता है, लेकिन उसका यह फेक मोटिवेशन भी यहाँ पर किंगशान के लिए गॉड की ब्लेसिंग से कम नहीं है, क्योंकि अभी किंगशान को लिटरली फेंग एक गॉड की तरह ही लग रहा होता है। मिस्टर यू खुद यहाँ पर मुझे चीयर अप करने के लिए आया है। किंगशान को ऐसा फील होने लगता है कि उसे फेंग खुद हील कर रहा है और यहाँ पर सच में किंगशान में एक नई ही जान आ जाती है। लैंग्स ये सेंस कर पा रही होती है कि किंगशान का ऑरा चेंज हो चुका है। जुआनो आके पूरे 1 मिलियन सोल से अटैक कर देता है। सोल्स पूरी तरीके से किंगशान को घेर लेती है, लेकिन फेंग के नाइफ से किंगशान एक नॉर्मल सा स्ट्राइक मारता है और यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा बड़ा और पावरफुल अटैक हो जाता है जो कि सारी 1 मिलियन सोल को डिस्ट्रॉय कर देता है। अटैक जुआंगू पे भी हो जाता है। उसके एक डिसेबल आके उसे बचा लेती है, लेकिन जुआंगू का एक हाथ टूट गया होता है। ये लोग यहाँ से भाग रहे होते हैं। किंगशान सेट वाले उनका पीछा करने लगते हैं, लेकिन किंगशान आके उनको रोक देता है। सभी कह रहे होते हैं कि जुआंगू सेट को खत्म करने का इनके पास अभी ये बेस्ट मौका है। उनको जाने दो, मौका मिलने के बाद माफ कर देना चाहिए। वहाँ माउंटेन पर मास्टरी हमें देख रहे हैं। मैं जानता हूँ कि वो किसी भी सेक्ट को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते हैं, बल्कि दोनों सेक्ट को रहने देकर यहाँ जियांगपिंग में बैलेंस बनाए रखना चाहते हैं। अरे यार, इतनी जल्दी बैटल कैसे खत्म हो गया? मैं रिच कैसे बनूंगा? अब कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है तो सभी लोग अपने घर और काम में निकल जाते हैं। फेंग भी भाई अपना घर निकल रहा होता है। तब यहाँ पर पेंगिंग नाम की एक लड़की आती है जिसे फेंग 5 सालों से डेट कर रहा है। लॉन्ग टाइम नो सी, कैसे हो फेंग? मिले हुए काफी समय हुआ, चलो पहले पप्पी करते हैं। माफ करना, ये सब कुछ बंद करो। मैं तुम्हें यहाँ पर बस ये बताने के लिए आई हूँ कि मैंने किंगशान सेट के एंट्रेंस एग्जाम को पास कर लिया है। मैं ऑफिशियली आउटर सेक्ट डिसेबल बन चुकी हूँ। वाह, ये तो अच्छी बात है। कल्टीवेटर बनना ये तो तुम्हारा सपना था। फेंग, सेक्ट के रूल के अकॉर्डिंग कल्टीवेटर और मॉर्टल एक साथ नहीं हो सकते, इसलिए ब्रेकअप। यह सुन के फेंग की भाई बैंड बज जाती है। तब यहाँ पर वही बंदा आता है जिसको हमने अभी यहाँ पर देखा था। तुम किससे बात करी हो? मैंने तुम्हें माउंटेन के नीचे पेट्रोलिंग करने के लिए कहा था ना। यंग पिंग आके भाई इस बंदे के गले ही लग जाती है। मतलब भाई ये इसका अभी नया बॉयफ्रेंड होता है। यंग पिंग कहती है कि फेंग तो एक मामूली जिम चलाता है, उसके दिल में तो वही बंदा है। खैर किंगशान भाई यहाँ से निकल जाता है। लाइक मॉर्टल मेरे से कॉम्पीट करेगा। हाँ, उसना होती तो अभी उसे यहाँ पर खत्म कर देता। हमें कुछ देर बाद जुआंगसू सेक्ट में दिखाया जाता है, जहाँ हमें देखने को मिलता है कि भाई यही बंदा गद्दार था। 17 साल से मैंने तुम्हें किंगशान सेक्ट में बड़ा किया, क्या बस ये फेक इन्फॉर्मेशन देने के लिए? तुम्हारी वजह से मेरा एक हाथ जा चुका है। तुम्हें खत्म ना करने का कोई कारण बताओ। सिस्टर, मैंने बस इतना ही सुना था कि लू किंगशान को एक डिवाइन वेपन मिला है, लेकिन किसे पता था कि वो एक सैक्रेड लेवल का ट्रेजर है। मैं तुम्हारे बहाने नहीं सुनना चाहता। एक बंदा इस बंदे को खत्म करने वाला होता है। और हाँ, मैंने सुना था कि लू किंगशान को वो डिवाइन वेपन एक स्मॉल मार्शल आर्ट जिम से मिला था। बकते रहो। रूमर चल रहे हैं कि जियांगपिंग सिटी में एक पियरलेस मास्टर छुपे हैं और उन्होंने ही लू किंगशान को कल्टीवेशन करने में भी हेल्प की थी। वोचन और वू फेंग को बुलाओ। वो ब्रदर्स, वो तो डार्क ग्रुप के ब्लैक एंड व्हाइट डीमन है। हम देखते कि ये दोनों यहाँ पर आ जाते हैं। जुआनो इनसे कहता है कि उन दोनों को जियांगपिंग सिटी में जाके इन सबके पीछे जो है उसको ढूंढना है। मास्टर, आपको जिंदा चाहिए या मुर्दा? कुछ भी चलेगा। समझ गए। दोनों फेंग को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। वैसे इसकी जान बख्शती होती है। इसके बाद हमें 3 दिन बाद दिखाया जाता है, जहाँ क्वीन से हमें पता चलता है कि 3 दिनों से
फेंग अपने रूम से बाहर नहीं आया है। ये देखने के बाद क्वीन को लग रहा होता है कि इंग पिंग ने जो फेंग को धोखा दिया है उससे फेंग कुछ गलत तो नहीं करने वाला। क्वीन अंदर आता है। क्वीन तुम यहाँ पर, इंग पिंग ने मुझे धोखा दिया है। क्वीन अब जीने का मेरा कोई भी मकसद नहीं है, मैं इस धुएं में धीरे धीरे मर रहा हूँ। हालांकि ये क्वीन का सपना होता है। वो ऐसे सोच के अंदर आता है, लेकिन उसे देखने को मिलता है कि फेंग तो यहाँ पर मस्त से बारबेक्यू खा रहा है। खैर इसके बाद हमें मार्केट में दिखाया जाता है जहाँ पर वो ब्रदर फेंग को ढूंढ रहे थे, लेकिन वो रास्ते में आने वाले हर ह्यूमन को खत्म कर रहे थे। तभी इनके सामने ये बंदा आता है, जिसको देखने के बाद ये थोड़े से डर से जाते हैं, क्योंकि ये बंदा कोई मामूली बंदा नहीं होता। वैसा मैं बहुत ही रेयरली जिंगप्यांग सिटी में आता हूँ, लगा नहीं था कि तुम्हारे जैसे चूहे से सामना हो जाएगा। अबे बड़ा मरना चाहता है क्या? वो फेंग जरा ध्यान से, हाँ वो ठीक नहीं लग रहा। बेवकूफ हो, मरोगे तो तुम। ओल्ड मैन अपनी आंखें खोलता है और उनके सामने एक भयंकर फायर अटैक हो जाता है। ये दोनों जैसे तैसे अटैक को डॉज कर लेते हैं और तुरंत वहाँ से भाग निकलते हैं। आखिर वो बुढ़ा कौन से रेल में है? मुझे उसका ऑरा मास्टर के ऑरा से 10 गुना ज्यादा भयानक लगा। अरे 10 गुना नहीं, 100 टाइम ज्यादा है। तभी वो ओल्ड मैन यहाँ पर आ जाता है और इन पे अटैक कर देता है, लेकिन फिर से वो उसे कैसे भी करके डॉज कर देते हैं। ओल्ड मैन मार्शल स्टेज पे है। तो ये वही है जिसको मास्टर ढूंढ रहे हैं? नहीं, ओल्ड मैन ने कहा था कि वो अभी अभी यहाँ पर आया है, लेकिन जिसको मास्टर ढूंढ रहे हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर रहता है। बचाओ, तैयार हो जाओ, इस बार तुम बच नहीं पाओगे। ओल्ड मैन अपने फायर पाम टेक्निक से अटैक करता है। उसका स्पिरिचुअल प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि अब ये दोनों हिल भी नहीं पा रहे होते हैं, लेकिन इनके पास भी एक ट्रम्प कार्ड होता है। वो फेंग जेंटियन स्टोन को निकालता है जो ओल्ड मैन के अटैक को ब्लॉक कर देता है। ये देखने के बाद ओल्ड मैन भी हैरान हो जाता है। इसके बाद वुचन अपनी क्लॉक की हेल्प से यहाँ से वू फेंग के साथ निकल जाता है। तो वो मामूली से मार्शल पीरियड हमारे पकड़ से निकल गए। वो चीज वो जेंटियन स्टोन था। तो इस पार्ट में बस इतना ही है। वीडियो अच्छा लगा है तो भाई यार लाइक कर दो यार, तुम लोग के लाइक से इधर बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो को हाई भी कर देना। ये एनीमे नया नहीं आया है तो इसके और एपिसोड रिलीज हुए नहीं है, लेकिन यकीनन फ्यूचर में इसके और भी पार्ट्स आएंगे। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर देना, ताकि मैं इसका नया पार्ट डालूं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा गाइस।